साथियों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम हिमालय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हिमालय का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन था वो हमने देख लिया। अब हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे थे और प्रादेशिक विभाजन में हमने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया था। उसमें 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके साथ ही असम हिमालय के बारे में भी देखने वाले हैं। तो बचे हुए 2 पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं हैं, इसलिए हम इनको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग है हमारी, मेन हेडिंग है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या अनुप्रस्थ विभाजन। कश्मीर हिमालय आपको याद होगा, इंडस से सतलज के बीच में पाया जाता है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में पाया जाता है। और आज ये हमारी पहली हेडिंग रहेगी नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से तीस्ता के बीच में पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे असम हिमालय, जो कि तीस्ता से दिहांग के बीच में पाया जाता है। तो हेडिंग लगा लो सभी लोग। ये है नेपाल हिमालय, जो कि क्रम में कौन से तीसरा है। कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा हिमालय कौन सी नदियों के बीच में यह अवस्थित है। तो काली नदी से तीस्ता नदी के लेकर काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में ये अवस्थित है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये लंबाई में सबसे बड़ा है और हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश ये है। प्रादेशिक विभाजन की अगर बात की जाए, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की अगर बात की जाए, तो हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश ये है नेपाल हिमालय। ठीक है। सबसे छोटा कौन सा था? कुमायूं हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग भी यही है। यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर पाई जाती है। यहाँ पर आप जाएंगे नेपाल में तो यहाँ पर काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। तो काठमांडू घाटी कहाँ पर है? नेपाल में ही है। हिमालय की सबसे बड़ी अंतरा पर्वतीय घाटी यही है, क्योंकि ये चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है, इसीलिए इसको अंतरा पर्वतीय घाटी बोलते हैं। चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है और हिमालय की सबसे बड़ी घाटी है काठमांडू घाटी, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेपाल की राजधानी भी यह है। ठीक है। तो काठमांडू जो शहर है वो बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ से बागमती नदी प्रवाहित होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी ये नेपाल से संबंधित फैक्ट है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। लेकिन घुमा फिरा करके थोड़ा इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि हिमालय की सबसे जो बड़ी घाटी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, कहाँ पर अवस्थित है। तो इस प्रकार के लोकेशन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। तो काठमांडू शहर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियों की अगर बात की जाए तो नेपाल हिमालय की चोटियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऑर्डर कई बार पूछे जाते हैं, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। तो इस प्रकार के ऑर्डर यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हिमालय जो नेपाल हिमालय है उसकी सबसे पश्चिमी जो चोटी है वो है धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत इंपॉर्टेंट, जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो है धौलागिरी पर्वत। उसके बाद है अन्नपूर्णा पर्वत, फिर मानसालू है, गौरी शंकर पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है। तो ये जो सारा ऑर्डर है ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सारी चोटियां हैं वो किस हिमालय में पाई जाती है? ग्रेट हिमालय की चोटियां हैं। सभी चोटियां ग्रेट हिमालय की हैं। तो जब हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा था तभी ये ऑर्डर देखा था और आज हम फिर से उसका रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो धौलागिरी पर्वत ग्रेट हिमालय की एक चोटी है जो कि नेपाल में अवस्थित है, आपको ध्यान में रखना है। अन्नपूर्णा पर्वत ग्रेट हिमालय की चोटी है जो कि नेपाल में अवस्थित है। मानसालू नेपाल में अवस्थित है, ग्रेट हिमालय की चोटी है। गौरीशंकर ये भी नेपाल में अवस्थित है, ग्रेट हिमालय की चोटी है। माउंट एवरेस्ट आप सभी को याद होगा, माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सागर से बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुल ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर है। और ये विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसको सागर माथा कहा जाता है। मकालू पर्वत नेपाल में है, ग्रेट हिमालय की चोटी है। कंचनजंगा, अब ये जो कंचनजंगा पर्वत है ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है ग्रेट हिमालय की चोटी लेकिन सिक्किम में है। ठीक है। ये नेपाल में नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है? सिक्किम में। हालांकि ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो सिक्किम में पड़ता है।
तो इसलिए इसको सिक्किम में ही माना जाता है। तो भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यही है कंचनजंगा। एक फैक्ट है, हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात की जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कौन सी है? आपको याद होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। लेकिन ये अभी भारत में नहीं है, अभी ये कहाँ पर है? पीओके में है। हालांकि ये भारत के नक्शे के भीतर आती है, लेकिन ये भारत में नहीं है। इसके ऊपर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे जाए तो केटू है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में, यहाँ पर में लिखा हुआ है, इन इंडिया, ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही है कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो फिर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तीनों फैक्ट अलग अलग है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की टॉप 3 जो चोटियां हैं वो भारत में ही अवस्थित है, वो हिमालय में ही है, वो हिमालय की चोटियां ही हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट क्लियर है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेपाल में, नेपाल हिमालय हम पढ़ रहे हैं, तो नेपाल हिमालय में हम ग्रेट हिमालय भी पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेट हिमालय की चोटियां हमने यहाँ पर देख ली। यहाँ पर मिड हिमालय भी है, तो मिड हिमालय का विस्तार भी आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। तो मिड हिमालय की एक चोटी है, एक सॉरी पर्वत श्रेणी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं महाभारत पर्वत श्रेणी। तो महाभारत पर्वत श्रेणी नाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि महाभारत पर्वत श्रेणी है कहाँ पर। क्योंकि महाभारत भारत में हुआ था, इसलिए आपको ये माइंड में आएगा कि महाभारत पर्वत श्रेणी भारत में ही होगी, लेकिन भारत में नहीं है। ये कहाँ पर है? नेपाल में है। महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में। मिड हिमालय का यह हिस्सा है, किसकी श्रेणी है? मिड हिमालय की श्रेणी है। तो मध्य हिमालय का ये भाग है, नेपाल में अवस्थित है। ये थोड़ा सा आपको लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां हमने देख ली हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक और पर्वत है जो कि नेपाल हिमालय का भी हिस्सा है, असम हिमालय का भी हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं दार्जिलिंग पहाड़ियाँ। ये दार्जिलिंग पहाड़ियाँ है कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इन दार्जिलिंग पहाड़ियों को नेपाल हिमालय में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो नेपाल हिमालय में ही आता है। तो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ मध्य हिमालय का भाग है। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो किसकी पर्वत श्रेणियाँ है? मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, और मंद मंद शीत ऋतु यहाँ पर हमेशा, मतलब ठंडा ठंडा मौसम यहाँ पर रहता है। ये जो ठंडा मौसम है, ये यहाँ पर चाय के बागान, ये चाय की खेती के लिए ये उपयुक्त यहाँ पर जलवायु है। ठीक है, पर्याप्त वर्षा उनको मिल जाती है, ठंडा मौसम रहता है, तो चाय के बागान यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो चाय की खेती के लिए उपयोगी क्षेत्र होता है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आप देखेंगे तो ये जो इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो सुंदर दिखाई देती हैं, ढलान बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन है। तो इस प्रकार की जो पहाड़ी जो गोल टाइप की आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये जो सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन इन आकृतियों को बोलते हैं द्वार आकृति, द्वार स्थलाकृति। ठीक, ये जलोढ़ मैदान होते हैं, कभी नदियों द्वारा यहाँ पर अवसाद जमा किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर जीवाश्म मृदा भी पाई जाती है, क्योंकि नदी द्वारा जलोढ़ यहाँ पर जमा किए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म मृदा है, पर्याप्त यहाँ पर ह्यूमस उनको मिल जाता है। ठीक है, पर्याप्त वर्षा मिल जाती है, मंद मंद जलवायु है, शीत हवा यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो यहाँ पर चाय के बागान लगाए जाते हैं। तो द्वार स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में होना चाहिए। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसके लिए उपयोगी हैं, किसके लिए फेमस है? चाय की खेती के लिए, चाय के बागानों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो दार्जिलिंग की चाय है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, आपने भी पी होगी दार्जिलिंग की चाय। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेपाल हिमालय के कुछ दर्रे हैं। जो नेपाल में है वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन जो सिक्किम में है ये भी नेपाल हिमालय का ही पार्ट है।
सिक्किम में जो हिमालय है, यहाँ पर सिक्किम में जो हिमालय का विस्तार है, ये नेपाल हिमालय का ही पार्ट है, क्योंकि तीस्ता नदी यहाँ पर सिक्किम के बीचों बीच से प्रवाहित होती है। ठीक। तो सिक्किम के जो दर्रे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में दो दर्रे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है नाथुला दर्रा, इसको हम बोलते हैं नाथुला दर्रा। ये भारत और चाइना की सीमा के ऊपर अवस्थित है और भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। तो भारत एवं चीन को जोड़ने वाला जो सिल्क रूट है वो यहीं से होकर के जाता है। कौन से दर्रे से? नाथुला दर्रे से। ठीक। एक दर्रा आप यहाँ पर देखेंगे, ये भी भारत और चीन के बीच अवस्थित है, इसको बोलते हैं जेलेपला। ये भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, सिक्किम और तिब्बत के पठार को जोड़ता है, या फिर ऐसे बोले कि भारत और चाइना को जोड़ता है। ठीक है। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कहाँ पर है? सिक्किम में। तो ये चीज़ समझ में आई, दो जो दर्रे हैं वो इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो नेपाल हिमालय के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं असम हिमालय की। लास्ट जो हमारा प्रादेशिक जो विभाजन था वो था असम हिमालय। तो असम हिमालय आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी है, और इसको भी अभी हम पढ़ लेते हैं। और फिर हमारा जो उत्तर भारत की जो पर्वत है जिसमें हम हिमालय पढ़ रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक। तीस्ता नदी कहाँ पर है? सिक्किम में। तो सिक्किम से लेकर के ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये फैला हुआ है। तो सिक्किम में इसका थोड़ा बहुत हिस्सा है, इसलिए जो सिक्किम वाला जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय में पढ़ लेते हैं। असम हिमालय में हम असम की जो पहाड़ियाँ हैं वो पढ़ेंगे, और फिर अरुणाचल प्रदेश वाला जो पूरा हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो सारा हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक ये पाया जाता है, लगभग 700 किलोमीटर ये लंबा है। यहाँ पर ग्रेट हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा यहाँ पर अवस्थित है। आप देखेंगे नामचा बरवा पर्वत यहाँ पर कहाँ पर है? ये वाला यांग्याप दर्रे के पास में, यहीं पर है यांग्याप दर्रा यहाँ पर है, और इसी के पास में है नामचा बरवा पर्वत, जो कि ग्रेट हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि ग्रेट हिमालय की, ठीक है, सबसे जो पश्चिमी चोटी है वो कौन सी है? पश्चिमी चोटी पढ़ चुके हैं हम। ठीक। और कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके हैं। असम हिमालय में बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे डाफला पर्वत की बात करें तो डाफला पर्वत अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसकी आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है डाफला की पहाड़ियाँ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इससे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो मीरी की पहाड़ियाँ हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो अबोर की पहाड़ियाँ हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर मिसमी की पहाड़ियाँ हैं जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है। असम में आएंगे तो असम में यहाँ पर मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। तो देखिए जब हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार हम पढ़ेंगे, तो दक्कन के पठार का निर्माण हमने पहले कवर कर लिया था, समझ लिया था। इसको हम फिर से समझेंगे जब हम दक्कन का पठार पढ़ेंगे। तो दक्कन के पठार का ही एक विस्तार पाया जाता है मेघालय का, यहाँ पर मेघालय का पठार है जो कि दक्कन के पठार का ही विस्तार है। ठीक है। जब दक्कन के पठार का निर्माण हो रहा था तब मेघालय के पठार का भी निर्माण हुआ था, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक गहरी खाई निर्मित हुई थी जिसको मालदा गैप बोलते हैं। ठीक। तो जब हम मेघालय का पठार पढ़ेंगे तो मेघालय का पठार जब निर्मित हुआ उसी समय ये जो मिकिर की पहाड़ियां ये भी निर्मित हुई है। ठीक है। तो मिकिर की पहाड़ियों को हम मेघालय के पठार के साथ भी पढ़ेंगे, और मिकिर की पहाड़ियों को हम असम हिमालय में भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जब हम मेघालय का पठार पढ़े और वहाँ पर हम ये चर्चा करें कि जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो मेघालय के पठार में आती है। जब मेघालय के पठार का निर्माण हो रहा था तब उस समय मिकिर की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये असम में पाई जाती है और असम में जो हिमालय है वो फैला हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर हिमालय वाले चैप्टर में भी हम इसको पढ़ लेते हैं, और जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे और वहाँ पर मेघालय का पठार पढ़ेंगे तो भी हमें उसको यहाँ पर देखेंगे लोकेशन। तो मिकिर की पहाड़ियाँ है कहाँ पर? थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है, असम में है।
ये चीज़ क्लियर है? पहाड़ियाँ लोकेशन हमने देख लिया। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको इनको क्रम ध्यान रखना है। दाफला है, फिर मिरी है, अबोर है, मिसमी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असम हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे यहाँ पर देख लेते हैं। असम हिमालय के प्रमुख दर्रे जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, 3 प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दर्रा है वो है बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, या फिर ऐसे बोले कि असम को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी है कहाँ पर? तो असम में है। तो तवांग घाटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, घाटियों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। उससे आगे जाएंगे आप, यहाँ पर एक और दर्रा है, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तो जो ग्रेट हिमालय है उसकी सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पर पाई जाती है, इसके किनारे पर, जिसको हम बोलते हैं नामचा बरवा पर्वत, जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था। दूसरी चीज़ ये कि यांगयाप दर्रे से एक नदी प्रवाहित होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो यांगयाप दर्रे का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी ने ही किया था। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो ग्रेट हिमालय को काट करके भारत में प्रवेश की। जब ये ग्रेट हिमालय को काटी तो जो पास बना, जो दर्रा बना, उसी को हम बोलते हैं यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यांगयाप दर्रा है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। किस हिमालय का हिस्सा है? ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। और ये बोमडिला दर्रा, ये किस हिमालय का हिस्सा है? ये भी ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ये भी ग्रेट हिमालय में पाया जाता है। तो ये जो सारे दर्रे हैं वो ग्रेट हिमालय के दर्रे हैं। और ग्रेट हिमालय के दर्रे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि ग्रेट हिमालय एक सतत पर्वत श्रृंखला है। बाकी मध्य हिमालय शिवालिक देखेंगे तो वो पहले से ही कटे फटे हैं, तो उनमें पहले से ही जाने का रास्ता है, तो उनके दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा दर्रा है दीफू पास। दीपू पास जो है वो भारत, चाइना और म्यांमार की इन तीनों की सीमाओं पर अवस्थित है। आप देखेंगे तो ये तो है हमारा भारत है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर चाइना है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यांमार है। तो इन तीनों के ट्राइन जंक्शन पर ये, त्रि जंक्शन पर ये अवस्थित है। तो दीपू पास ट्राइन जंक्शन पर अवस्थित है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दीपू पास है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से हिमालय में है? ग्रेट हिमालय में, या फिर ऐसे कहें कि पूर्वांचल हिमालय में है। ठीक है, तो पूर्वांचल जो हिमालय है वो भी ग्रेट हिमालय का ही विस्तार है। तो आप देखेंगे कि ग्रेट हिमालय आगे जाकर के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। उसका मुड़ाव नीचे की तरफ हो जाता है, जिसको हम पूर्वांचल हिमालय बोल देते हैं। इसका अलग से क्लासिफिकेशन वहाँ पर वर्गीकरण हमने कर दिया है। ठीक, लेकिन वो विस्तार तो हिमालय का ही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दीपू पास ग्रेट हिमालय में है। ठीक है, अच्छा, असम हिमालय वाला जो क्षेत्र है, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, तो इनमें क्या है, जो खेती कार्य की जाती है वो इस प्रकार से पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को जला करके पहले जमीन निकाली जाती है, उसको उपजाऊ बनाया जाता है, फिर उसमें खेती कार्य किया जाता है। तो ऐसी जो कृषि कार्य है उसको हम बोलते हैं झूम कृषि। इसी को स्लैश कृषि भी बोला जाता है, इसी को वृन्न कृषि भी कहा जाता है, इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। चूंकि एक बार यहाँ पर खेती हो गई, 1-2 साल कर लिया, फिर ये भूमि जो है ये उपजाऊ नहीं रहेगी। फिर यहाँ से लोग छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ के पेड़ पौधों को जला देंगे, फिर वहाँ पर खेती कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो खेती का वो स्थानांतरण होता रहता है, इसलिए इसको स्थानांतरित खेती बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। कभी ये यहाँ पर है, कभी कहीं पर होगी। स्लेज खेती बोलते हैं। बर्न खेती, इसको पेड़ पौधों वनस्पतियों को जला करके खेती की जाती है, इसलिए इसको बर्न खेती कहा जाता है, बर्न कृषि कहा जाता है। तो असम हिमालय वाले क्षेत्र में जो कृषि कार्य किया जाता है वो किस प्रकार की कृषि होती है? झूम, स्लैश, बर्न या स्थानांतरित कृषि वो कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियों को काट करके अथवा जला करके यहाँ पर खेती कार्य किया जाता है। असम हिमालय वाला क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। पूर्वोत्तर में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान की अपेक्षा, मध्य भारत की अपेक्षा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, लगभग हर दिन वर्षा होती है। तो जब वर्षा ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा मिलेगा,
पानी ज़्यादा मिलेगा तो वनस्पतियों का विकास ज़्यादा होगा। जब वनस्पतियाँ ज़्यादा विकसित होंगी तो जीवों का विकास भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो असम जो हिमालय है वो जैव विविधता का एक धनी क्षेत्र है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली हैं असम हिमालय के बारे में, नेपाल हिमालय के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने असम हिमालय और नेपाल हिमालय दोनों को देख लिया है, और एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारी चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वांचल जो हिमालय है उसको पढ़ेंगे। फिर हमारा जो हिमालय वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।